हेलो दोस्तों, आपका ड्रग डिस्कवरी डाइजेस्ट चैनल में स्वागत है। आज हम फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड ICH गाइडलाइन के बारे में देखेंगे। ICH गाइडलाइन E2D पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी डेटा मैनेजमेंट डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सपेडाइट रिपोर्टिंग करंट स्टेप 4 वर्जन डेटेड 12 नवंबर 2003। Introduction to ICH E2 guideline। ICH E2 guideline पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन के क्वालिटी से डील करता है और ये गाइडलाइन एक यूनिफॉर्म डेटा गैदरिंग और रिपोर्टिंग के लिए ये काम में लिया जाता है। ये एक तरीके से एक्सटेंशन है ICH E2A गाइडलाइन का। इस गाइडलाइंस में गाइडेंस है, कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं पोस्ट अप्रूवल एक्सपेडाइट रिपोर्टिंग के लिए और गुड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी डिस्कस किया गया है। डिफरेंस बिटवीन ICH E2A एंड ICH E2D गाइडलाइन। ICH E2A गाइडलाइन प्री अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है प्री अप्रूवल फेज में। उस सेफ्टी इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग के लिए ICH E2A गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है और ICH E2D गाइडलाइन का पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ICH E2A गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम क्लिनिकल ट्रायल के अंडर में जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और ICH E2D गाइडलाइंस के अंडर पोस्ट मार्केटिंग इवेंट्स यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के तरह से ये काम करता है। डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ पोस्ट अप्रूवल ड्रग सेफ्टी एक्सपीरियंस। कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए हैं और कुछ टर्म्स जो एसोसिएटेड हैं पोस्ट अप्रूवल ड्रग सेफ्टी एक्सपीरियंस के लिए। डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होते हैं पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग में, जैसे कि एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट होता क्या है कि एनी अनटुवर्ड मेडिकल ऑकरेंस इन अ पेशेंट एडमिनिस्टर्ड ए मेडिकल प्रोडक्ट विच डज नॉट नेसेसरली हैव अ कॉजल रिलेशनशिप विथ दिस ट्रीटमेंट। मतलब कोई ऐसा अनहोनी घटना एक पेशेंट में होता है जिसको दवा दी गई है जिसका उस घटना से और दवा से कोई संबंध नहीं है। एडवर्स इवेंट में कुछ साइंस क्या होते हैं, अनफेवरेबल अनइंटेंडेड साइंस, फॉर एग्जांपल कुछ एबनॉर्मल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मिलना, कुछ नए सिम्टम्स का दिखना, कुछ डिजीज जो है टेम्पोरली जनरेट हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन प्रोडक्ट से कोई एसोसिएट नहीं हो पाना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू अ मेडिसिनल प्रोडक्ट। कोई सी दवा से कुछ नॉक्सियस और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स जनरेट होता है और उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है दवा और ऑकरेंस का, एक रिलेशनशिप उसमें प्रेजेंट होता है। फॉर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पर्पस इफ एन इवेंट इज स्पॉन्टेनियसली रिपोर्टेड इवन इफ द रिलेशनशिप इज अननोन और अनस्टेटेड इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब अगर डेफिनेशन तो ADR का है कि कुछ नॉक्सियस अनइंटेंडेड रिस्पॉन्स होता है मेडिसिनल प्रोडक्ट का जिसका एक कॉजल रिलेशनशिप होता है, लेकिन रेगुलेटरी पर्पस में क्या है कि ADR स्पॉन्टेनियसली रिपोर्ट किया जाता है, वॉलंटरली कोई रिपोर्ट करता है और उस स्थिति में कोई रिलेशनशिप पता नहीं है किसी को। उस स्थिति में उस चीज को फिर भी हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंडर में ही इंक्लूड करेंगे। सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन या सीरियस एडवर्स इवेंट कि कोई भी अनटुवर्ड मेडिकल ऑकरेंस होता है किसी भी डोज पे। सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट होते हैं जो किसी मेडिसिन के किसी भी डोज पे अगर किसी की मृत्यु का कारण बनते हो, उसकी जान पे बन जाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े या फिर हॉस्पिटल में रुकने की अवधि है वो बढ़ जाए, रिजल्ट इन डिसेबिलिटी इनकैपेसिटी। आप किसी दवा के लेने के कारण पेशेंट को किसी डिसेबिलिटी का शिकार होना पड़ा, कोई ऑर्गन फेलियर हो गया या फिर कोई इनकैपेसिटी कॉज हो गई या फिर जन्मजात कोई विकृति पैदा हो गई, कंजेनाइटल एनोमली या बर्थ डिफेक्ट और अदर मेडिकली इंपॉर्टेंट इवेंट और रिएक्शन। अगर किसी डॉक्टर या कोई क्लिनिशियन है उसकी रीजनिंग पे अगर उसे लगता है कि ये सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो उसको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड ADR क्या होते हैं? ADR whose nature, severity, specificity or outcome is not consistent with the product labeling should be considered unexpected। मतलब कि जो प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है, जैसे पैकेज इंसर्ट होता है या फिर
SMPC बोलते हैं, समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो दवा है उसका एक प्रोफाइल है, अगर उस चीज में जो मेंशन चीज है, जो मेंशन किया गया है, अगर वो उस चीज से जो रिएक्शन हो रहा है उसका नेचर या सीवियरिटी मेल नहीं खाता है, या फिर पहली बार हुआ है, या फिर अगर मेंशन है कि ऐसा होता है लेकिन वो बढ़ के आ रहा है, तो वो हम कहेंगे अनएक्सपेक्टेड ADR। अनएक्सपेक्टेड ADR विथ फेटल आउटकम शुड बी कंसिडर्ड अनएक्सपेक्टेड। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिएक्शन होगा, इस तरीके का रिएक्शन होगा इस दवा से, आपको जानकारी है, लेकिन वो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक हो गया, सीरियस रिएक्शन टाइप का हो गया, या फिर पेशेंट की डेथ हो गई, उस केस में उस रिएक्शन को हम जो जानकारी में है उसको भी हम अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन बोलेंगे। और क्या होता है कि क्लास ADR शुड नॉट ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द सब्जेक्ट ड्रग। मतलब कि अगर एक क्लास में, मान लीजिए अगर नसेट का एग्जांपल लें कि नसेट क्लास में मल्टीपल ड्रग्स हैं, तो वो अगर एक क्लास का ड्रग है तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक ड्रग कोई इवेंट काज कर रहा है तो उस क्लास के सभी ड्रग को ही वो एट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्लास ड्रग शुड नॉट बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द सब्जेक्ट ड्रग। हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या होते हैं? जो मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, जैसे फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, कोरोनर और अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लोकल रेगुलेशंस। कंज्यूमर क्या होते हैं? पर्सन हु इज नॉट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सच एज पेशेंट, लॉयर, फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ अ पेशेंट। सोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट ICSR। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं किस चीज की? पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन। तो जो पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? सोर्सेज, उसके सोर्स क्या हो सकते हैं? तो ICSR जो केस फाइल होता है वो कहलाता है ICSR, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? पहला वॉलंटरी रिपोर्टिंग के थ्रू आता है। तो वॉलंटरी रिपोर्टिंग में जो है एक होता है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग एक तरीके से वॉलंटरी रिपोर्टिंग है बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल और कंज्यूमर टू अ कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कंज्यूमर जो पेशेंट है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अपने मन से, स्वतंत्र मन से आके कोई दवा का रिएक्शन को रिपोर्ट करता है कंपनी को या फिर अपने यहाँ के किसी रेगुलेटरी बॉडीज को, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग में और क्या आएंगे कि कोई लेटर पब्लिश किया जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, कोई प्रेस रिलीज जारी की जाती है, या फिर कंपनी जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पूछती है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ केयर प्रोफेशनल को क्वेश्चनिंग करती है कि उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उनको देखने को मिल रही है। तो वो सारी चीजें स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग में कहलाएंगे। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट एंड नॉट ऑन इट्स सोर्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिपोर्ट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन गाइडलाइन ये भी कहता है कि एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन क्वालिटी। मतलब कि रिपोर्ट की क्वालिटी पे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ना कि उसका सोर्स। वॉलंटरी रिपोर्टिंग में दूसरा आता है आपका लिटरेचर। तो लिटरेचर से कैसे होता है कि जो दवा कंपनियां हैं, जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स हैं, वो रेगुलरली डेटाबेस को सर्च करती हैं। जो सिस्टमिक लिटरेचर रिव्यूज के जो डेटाबेसेस हैं उसको वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक लिटरेचर्स को सर्च करती है वो, और उसमें से उसको कुछ फाइंडिंग्स होते हैं उसको वो रिपोर्ट करते हैं। और ये एक्टिविटी जो है MAH को एटलीस्ट एवरी 2 वीक में करना होता है। तो अगर कुछ वो रिपोर्ट करते हैं तो सोर्स उनका क्या होता है कि पब्लिकेशन रेफरेंस, जो पब्लिकेशन दी गई होती है, जो डेटाबेस में मौजूद होता है पब्लिकेशन, उस चीज़ को वो एज ए रिपोर्ट सोर्स इस्तेमाल करते हैं। और रिपोर्टिंग टाइम जो है इनका स्टार्ट कब होता है? जब रिपोर्टिंग के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है, अगर वो केस मीट करता है तो वो उसी समय से उनकी रिपोर्टिंग की टाइम शुरू हो जाती है। इफ प्रोडक्ट सोर्स, brand or trade name is not specified, the MAH should assume that it was its product। अगर मान लीजिए किसी पब्लिकेशन में कोई प्रोडक्ट नहीं मेंशन किया गया है कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है, उसका कोई ब्रांड या ट्रेड नेम नहीं स्पेसिफाई किया गया है, और वो मान लीजिए जेनरिक नेम मेंशन किया गया है, मान लीजिए पैरासिटामॉल मेंशन किया गया है और उसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं मेंशन किया गया है, तो इस केस में क्या होगा कि पैरासिटामॉल की जितनी भी कंपनियां हैं
वो सारे एज्यूम करेंगे कि ये पैरासीटामोल उनका ही प्रोडक्ट है। तीसरा आता है इंटरनेट सोर्सेस। इंटरनेट सोर्सेस क्या होंगे कि जैसे रिसेंटली अगर आप किसी भी मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्हें स्पेसिफिक टैब देखने को मिल जाएगा कि एडीआर को रिपोर्ट करने के लिए। तो AMH should regularly screen website under their management or responsibility for potential ADR case reports। दूसरा केस आता है वो होता है सोलिसिटेड सोर्सेज का। सोलिसिटेड रिपोर्ट्स शुड बी क्लासिफाइड एज स्टडी रिपोर्ट्स, मतलब कि ये एक एक्टिव सर्विलांस के तरीके से जो भी स्टडी की जाती है वो इसमें आते हैं। इसमें एक कॉजलिटी असेसमेंट बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट होता है। स्टडी रिपोर्ट्स में जो डेटा कलेक्ट होता है उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, रजिस्ट्रीज, पोस्ट अप्रूवल नेम पेशेंट यूज प्रोग्राम, पेशेंट सपोर्ट डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, सर्वे ऑफ पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑन इफिकेसी ऑफ पेशेंट कंप्लायंस। Standards for expedited reporting. What should be reported? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में क्या रिपोर्ट किया जाना चाहिए? सीरियस एडवर्स रिएक्शन, किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी सीरियस एडीआर अगर होता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है लैक ऑफ एफिकेसी। अगर कोई दवा किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के ट्रीटमेंट में या सीरियस डिजीज के ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है, अगर वो काम ना करे, जैसे वैक्सीन है, कंट्रासेप्टिव्स है, अगर इस कंडीशंस में अगर कोई दवा दी जा रही है और वो दवा काम ही ना करे, फेल हो जाए, अपना काम ही ना करे, तो वो लैक ऑफ एफिकेसी में आता है और उसको भी रिपोर्ट करते हैं। प्लस ओवरडोज। ओवरडोज में क्या होता है कि पेशेंट जो स्पेसिफाइड डोज है किसी प्रोडक्ट का, उस डोज को ना लेके हाई क्वांटिटी लेता है। अब इसमें होता क्या है, सभी केसेस को नहीं करते हैं, हर ओवरडोज के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हीं केसेस को रिपोर्ट किया जाता है जिसमें ओवरडोज लेने के बाद से पेशेंट में कोई इवेंट जनरेट हुआ हो। मिनिमम क्राइटेरिया फॉर रिपोर्टिंग क्या होता है? 4 चीजें होनी जरूरी है, एक रिपोर्टर, एक पेशेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एक सस्पेक्टेड प्रोडक्ट। रिपोर्टिंग टाइम फ्रेम। पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है हमारे पास, उसकी रिपोर्टिंग टाइम फ्रेम क्या है? 15 दिन के अंदर में हम उसको रिपोर्ट करना होता है। जब पहली बार मिलता है, जिस दिन मिलता है वो डे 0 होता है, उसके बाद से 15 दिन के अंदर में हमें उसे रिपोर्ट करना होता है। नॉन सीरियस एडीआर। अगर कोई सीरियस एडीआर नहीं है तो उस केस में क्या करते हैं? तो पोस्ट अप्रूवल सर्विलांस में क्या करते हैं, अगर कोई सीरियस एडीआर नहीं है तो उसको क्या कलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जो नॉन सीरियस एडीआर होते हैं उसको भी हम कलेक्ट करते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में, और वो एक्सपेडाइट रिपोर्टिंग में नहीं भेजते हैं, लेकिन पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट PSUR जब हम बनाते हैं उसमें इसको इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू ICH E2C गाइडलाइन। पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी इंफॉर्मेशन में उसके केसेस को जो भी जनरेट होते हैं ICSR हमारे पास आता है, उसकी गुड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या हमें करनी चाहिए। जो भी हमारे पास डेटा आता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और बोनाफाइड होना चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई और एसेस कर सकें ADRs को। एसेसिंग पेशेंट एंड रिपोर्टर आइडेंटिफाइबिलिटी, मतलब कि अगर हम पहले तो एसेस करेंगे कि पेशेंट और रिपोर्टर क्या आइडेंटिफाइबल है, और ये जरूरी क्यों है, ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो हमारे डेटा में। कोई फ्रॉड करना चाह रहा है किसी कंपनी पे, कोई झूठा इल्जाम लगाना चाह रहा है किसी प्रोडक्ट पे, तो वो ना हो। और तीसरा कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए केस से रिलेटेड, तो हमारे पास वो डिटेल्स हो, रिपोर्टर डिटेल्स हो, ताकि हम अगर समय से कोई फॉलोअप लेना चाहें तो वो ले सके। गुड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस में आता है रोल ऑफ नरेटिव। जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट होते हैं उसमें एक शॉर्ट समरी लिखा जाता है जिसको बोलते हैं नरेटिव राइटिंग, और ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन में। और ये एक तरीके से सारी डेटा जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन होती हैं रिलेटेड को समराइज करके हम लिखते हैं, ताकि वो सपोर्ट करें ADR को, या फिर अगर ADR हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको सपोर्ट या रिफ्यूट करें। जब हम नरेटिव राइटिंग करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एब्रिविएशन या एक्रोनिम्स नहीं इंक्लूड करते हैं। गुड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस में
एक और आता है क्लिनिकल केस इवैल्यूएशन। तो क्लिनिकल केस इवैल्यूएशन होता क्या है, मतलब जो भी डेटा हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसका एक मेडिकल रिव्यू करना जरूरी होता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है उसका सही से का इंटरप्रिटेशन हो। और कुछ क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है, जैसे कि क्या जो भी इवेंट हुआ है ये इसका डायग्नोसिस पॉसिबल है कि नहीं, कि वो किस कारण से हुआ है, क्या सभी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो है परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं, क्या कोई अन्य कारण हो सकता है ADR होने का पेशेंट में, और अधिक से अधिक जानकारी क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट अप्रूवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन, फॉलो अप इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब मार्केट में प्रोडक्ट आ जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि पेशेंट 1-2 दिन के लिए अगर हॉस्पिटल आता है, अगर उस दौरान कोई रिएक्शन हो जाता है, इसलिए जो है फॉलोअप जरूरी होता है। और फॉलोअप किस केसेस में किया जाता है, पहले केस में क्या कि सीरियस है और अनएक्सपेक्टेड है, इस केस में इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद से आता है सीरियस एंड एक्सपेक्टेड। अगर कोई ADR जो है सीरियस हुआ है और वो एक्सपेक्टेड था तो उस केस में दूसरा नंबर आता है उसका फॉलोअप का। फिर तीसरा आता है नॉन सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड। सीरियस नॉट सीरियस नहीं है, सीरियसनेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था, तो इस केस को जो है हम थर्ड नंबर पे इंक्लूड करते हैं फॉलोअप के लिए। फॉर सीरियस ADR इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यू फॉलोअप एंड रिपोर्ट न्यू इंफॉर्मेशन अंटिल द आउटकम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और द कंडीशन इज स्टेबलाइज्ड। मतलब अगर कोई रिएक्शन सीरियस है तो पहला या दूसरा केस में, तो अगर सीरियस रिएक्शन है तो उस केस में क्या करते हैं कि फॉलोअप कंटिन्यू करते हैं तब तक जब तक कि हम ये उसका आखिरी आउटकम हमें ना मिल जाए या फिर पेशेंट रिकवर हो जाए। केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस में क्या आता है कि प्रेगनेंसी एक्सपोजर, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रेग्नेंट लेडीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई दवा की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है और दवा लेने के बाद से कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई, तो उस केस में क्या होता है कि हाफ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि एम्ब्रियो जो फीटस है वो उस हाफ लाइफ के कारण दवा से उसका इंटरेक्शन हो सकता है। तो उस केस में सभी तरीके की प्रेगनेंसी की फॉलोअप ली जाती है। अगर आपको मेरा ये सेशन ICH E2D गाइडलाइन का, जो कि फार्माकोविजिलेंस पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के रिगार्डिंग गाइडलाइन है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए।